हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज है 25 जून 2022। द हिंदू के बिजनेस सेक्शन में इकॉनमी से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे, कॉन्सेप्ट में एक ऐसी चमक, ऐसी गहराई आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। विल गार्ड रुपीज स्टेबिलिटी आरबीआई पात्रा। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बोल रहे हैं कि रुपया की स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे भैया, कहीं नहीं जाने देंगे, हम गार्ड करेंगे कि रुपया हमारा स्टेबल रहे। वी आर इन द मार्केट, विल नॉट अलाउ जर्की मूवमेंट्स, रिजर्व्स आर एडिक्वेट देयर फॉर अ रेनी डे। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, बहुत है। 14 से 15 महीने का हमारे पास इंपोर्ट कवर है। वी आर इन द मार्केट एंड विल नॉट अलाउ जर्की मूवमेंट। समझेंगे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर डी पात्रा साहब ये बात क्या कह रहे हैं। ये रुपया की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही इकॉनमी में जिसको ये टैकल करना चाहते हैं। तो इकॉनमी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, ये समझेंगे। लेकिन अगर आपको इकॉनमी के कौन से बहुत आसान लैंग्वेज में समझने हैं तो मैंने लॉन्च किया है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी कोर्स फॉर यूपीएससी प्री 2023 प्री प्लस मेंस, बोथ के लिए 2023 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए कोर्स रहेगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, एक ऐसा कोर्स जिसकी क्वालिटी का कोई मैच नहीं होगा, क्वालिटी विच कांट बी फाउंड एनीवेयर। एक ऐसा कोर्स जो आपकी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। जो चीज़ रेलिवेंट है वो सारी चीज़ मैं कवर करूंगा। सिलेबस बहुत ब्रॉड हम कवर करेंगे। GS3 में जितना भी इकॉनमी का सिलेबस है वो सब कुछ कवर होगा, प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से कवर होगा। हम सिलेबस पढ़ेंगे, PYQ की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इकॉनमी की, GDP रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बैंकिंग and finance, fiscal policy, inflation, capital market, open economy, poverty and unemployment, international organization, sector of the economy, agriculture sector, industry and infrastructure sector, service sector, economic planning, 5 year plans में जाएंगे, हर एक पीरियड को एनालाइज करेंगे। अगले साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करवाऊंगा, सभी करंट अफेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल कंटेम्पररी इश्यूज भी मैं कवर करवाऊंगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। साथ में जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्हीं के अंदर होती हैं। कहाँ पर स्कीम्स कौन सी होंगी, वो सारी स्कीम्स भी आपकी कवर हो जाएंगी। एक बहुत ही ब्रॉड कवरेज लेके चलेंगे। और ये कॉल्स जो होंगी, ये जो सेशंस होंगे, ये लाइव सेशंस होंगे। और यहाँ पर मैं आपको जूम कॉल के थ्रू मैं आपसे बातें करूँगा। आप वीडियो ऑन करके आपको बैठना पड़ेगा, हम इंटरेक्ट करेंगे और मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी को भी तय करूँगा। इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करूँगा, चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हैं, वो आर्ट क्या है, किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करें। देखिए पढ़ते सब कोई है, पढ़ता हर कोई है, वही सेम किताबें, सब कोई चीज़ वही पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है। उस ढंग को डेवलप करेंगे कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी। तो इकोनॉमी के ऐसे कोर्स है, आप बाकी अप्रोच को भी समझ सकेंगे और कितना इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ना है ये भी समझ सकेंगे। इसका प्राइस है 7,999 फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। आप इसको जल्दी से एनरोल कर सकते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से एनरोल करें। 7 जुलाई से हमारा ये कोर्स शुरू होगा, 8:30 से 10:30 रात में ये कोर्स चलेगा। 2 घंटे के लिए कोर्स होगा और मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड्स, आपको सर मज़ा आ जाएगा, आप खुद कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो ज्वाइन कीजिएगा। क्वालिटी विच कांट बी फाउंड एनीवेयर, ये मेरा दावा है। और मैं जब भी कोई चीज़ बोलता हूँ मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और ऐसी चीज़ मैं करके ज़रूर दिखाता हूँ। मैंने अपनी बातों को हमेशा पूरा किया है, ये अभी तक आपने एनालाइज कर लिया होगा। तो इस कोर्स से ज्वाइन कीजिएगा। बहुत हो गया प्रचार, अब चलते हैं मेन न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। लेकिन ये प्रचार नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। ऐसा कोर्स आपको मज़ा आ जाएगा, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 कोर्स एंड इकॉनमी विल बी कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। ये मेरा पहला पेड कोर्स होगा और मैं अपनी इसमें पूरी जान झोंक दूंगा। ये मेरा पहला है, एकदम बच्चे की तरह है। इसमें मैं जितना दे सकता हूँ अपना इनपुट, मैं उतना इनपुट दूंगा। आप उस इनपुट को यूज़ कर सकते हैं और अपने आउटपुट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू नाउ, इट्स द वन टाइम अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि मैं बैच 2, बैच 3, बैच 4 लाता रहूँगा, मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। और ये लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस का मतलब है कि मैं सामने बैठ के पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड करके। ये नहीं है कि रिकॉर्डेड बना दिए एक बार और कितने लोगों को भी देते रहो। लाइव क्लासेस आपके साथ बैठकर आपके साथ मेहनत करूंगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, विल गार्ड द रुपयाज स्टेबिलिटी आरबीआई पात्रा। ठीक है, इनके बारे में समझ लेते हैं कि रुपया स्टेबल क्यों नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि रुपया की स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, तभी तो उसको चीज़ को गार्ड करेंगे, अदरवाइज समझ नहीं आएगी ये चीज़। चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं अच्छे रूप में। देखिए, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा 2008 में, उसके बाद टेपर टेंट्रम को भी देखा। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब ये क्राइसिस आई, उसके बाद जो है वर्ल्ड की इकॉनमीज रिसेशन में जाने लगी, कोई टेक्निकल रिसेशन में, कोई स्लोडाउन में जाने लगी। तो इकॉनमीज बड़ा अनसर्टेनिटी आ गई ग्लोबल में। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो यूएस का फेडरल रिजर्व था, उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे लोगों के हाथ में पैसा देना शुरू किया। तो लोगों से बॉन्ड परचेज कर लिए
और लोगों को पैसा देना शुरू किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस शुरू की। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज में जाएंगे आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब इकोनॉमी रिवाइव होने लगी तो क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आने लगी। वो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा था, क्योंकि यूएस के फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड खरीद लिए थे और उनके हाथ में डॉलर्स दे दिए थे, तो उनके हाथ में बहुत ढेर सारा पैसा था, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आने लगी इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर क्या होने लगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो यूएस का फेडरल रिजर्व था उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, वहाँ पर तो ठीक है, हमारे देश में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया से जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे जो अपना पैसा लगाकर यहाँ पर बैठे थे, वो सब अपना पैसा शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट से निकालकर भागने लगे, और उसकी वजह से हमारा रुपया का डेप्रिसिएशन होने लगा बहुत तेजी से। इसीलिए टेपर टेंट्रम आया, क्योंकि यूएस की फेड टेपरिंग की वजह से हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन, रुपया का डेप्रिसिएशन होने लगा। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं, समझ गए इस चीज़ को, इसी से कनेक्टेड है। ये टेपर टेंट्रम 2.0 जैसा है, ये टेपर टेंट्रम 2.0 जैसा है। कोविड आया तो खूब ढेर सारी क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई, आरबीआई ने अपने भी रेपो रेट खूब ढेर सारे घटा लिए ताकि लोगों के हाथ में खूब ढेर सारा पैसा दिया जा सके, मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखें ताकि लोग डिमांड खूब करें, ताकि इकॉनमी को रिवाइव कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ जब इकॉनमी रिवाइव हुई उसके बाद, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा था तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हमारी इकॉनमी में आने लगी, वो थी इन्फ्लेशन। और यही सेम चीज़ यूएस में भी चल रही है। यूएस में इन्फ्लेशन 9% पहुंच गया है, जिसको उनको खींच के 2% लाना है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 4 ± 2% होना चाहिए, रेंज बाउंड के बाहर हो गया है, और ये खतरे की घंटी है। तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन की घंटियां बज रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से आप टेपर टेंट्रम 2.0 समझ सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ और हुई है, इन्फ्लेशन तो बड़ा ही बड़ा है, साथ में जैसे ही ये चीज़ हुई और यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाने शुरू किए, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, हमारी इकोनॉमी से अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो हो रहा है। वो अपना पैसा बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट से निकाल के भाग रहे हैं। तो अगेन हमारे रुपया का बहुत तेजी से डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो रुपया का अगर तेजी से डेप्रिसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स कि रुपया इनस्टेबल हो रहा है। तभी आरबीआई की डी पात्रा साहब बोल रहे हैं कि हम इस रुपया को स्टेबल बनाएंगे। तो हमारी इकॉनमी में भी दो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक क्या है, इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, दूसरा रुपया का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इट्स लाइक टेपर टेंट्रम 2.0। आई होप कि आप बात समझ गए। और जब भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर भागते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट से जब वो पैसा लेकर भागते हैं, तो बॉन्ड मार्केट में अगर वो बॉन्ड्स को बेचेंगे, दे देंगे, तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड की डिमांड उतनी होगी नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड प्राइस कम हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। और जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर को बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आप पीछे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको सब चीज़ समझ में आती है ना। तो आप पीछे वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा। और साथ में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, डू नॉट वरी, मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाऊंगा इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। तो यहाँ पर आप बात समझ गए। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर लोन नहीं ले पाएगा, और इसका इंपैक्ट कहाँ पर आएगा, जीडीपी पर इसका इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ेगा। साथ में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आरबीआई अपने रेपो रेट भी बढ़ा रहा है, और रेपो रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का अच्छे से ट्रांसमिशन होगा तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे, जिसका इंपैक्ट अगेन जीडीपी पर पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो उसकी वजह से जीडीपी पर कम इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारा प्राइमरी फोकस है। मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइमरी फोकस क्या, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जीडीपी ग्रोथ दूसरा सेकेंडरी टारगेट है। तो प्राइमरी टारगेट को इंश्योर करना पड़ेगा। वो भी हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको करना ही पड़ेगा कंट्रोल। महंगाई डायन है, खाए जात है एकदम, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रुपया को, आपकी परचेजिंग पावर को चर्न आउट कर देगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तरह से टेपर टेंट्रम 2.0 जैसा आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। आरबीआई ने बोला है कि ठीक है, हम रुपया जो इंस्टेबल हो रहा है, बार बार डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उस डेप्रिशिएशन को लड़ेंगे। और डेप्रिशिएशन लड़ने के लिए क्या करेंगे, आरबीआई इंटरवीन करके रीवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। यही तो हमने किया था जब 2012 में टेपर टेंट्रम हो रहा था, तो यही आरबीआई ने किया था। उस समय रीवैल्यूएशन करना पड़ा था, क्योंकि रुपया बहुत ढेर सारा डेप्रिशिएट हो रहा था। तो डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट रेट्स। तो मार्केट ड्रिवन जब होता है तो उसे हम डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन बोलते हैं, लेकिन जब आरबीआई इंटरवीन करता है तो हम उसे रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन एंड
डीवैल्यूएशन कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन कहते हैं। आई होप कि आप बात समझ गए। तो आरबीआई बोल रहा है कि हमें रुपया को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, और रुपया को रीवैल्यूएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर की सप्लाई कम हो रही है तो डॉलर की सप्लाई कम हो रही है तो डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तो डॉलर इंजेक्ट करने पड़ेंगे, और आरबीआई यही करेगा, डॉलर को पंप करेगा, इंटरवीन करेगा और डॉलर की सप्लाई को बढ़ाएगा ताकि रुपया स्टेबल रहे, रुपया रीवैल्यूएट करे। समझ गए? और ऐसा कर क्यों पाएगा? क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। वो फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करेंगे हम और अपने रुपया की स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे, ये बात बोलना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास $600 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, रुपया के डेप्रिसिएशन को हम स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, है ना। बट बी श्योर ऑफ वन थिंग, विल स्टैंड फॉर इट्स स्टेबिलिटी, वी आर डूइंग इट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, वी आर देयर इन द मार्केट, विल नॉट अलाउ डिसऑर्डरली मूवमेंट्स इन द रुपी, वी हैव नो लेवल इन आवर माइंड बट विल नॉट अलाउ जर्की मूवमेंट्स, डॉक्टर पात्रा स्ट्रेस्ड। तो डॉक्टर पात्रा साहब ने ये बोला, और बोला कि शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट ड्यू टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट फंड्स फ्रॉम द स्टॉक एंड डेट मार्केट्स, इसकी वजह से रुपया का डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसीलिए हमको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, हमको डॉलर की शॉर्टेज को मीट करना पड़ेगा। आरबीआई वाज मीटिंग द डॉलर शॉर्टेज थ्रू दीज रिजर्व्स ऑन अ डेली बेसिस। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। और ये सब ऐसा हो क्यों रहा है? इन्फ्लेशन क्यों बहुत तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी सप्लाई पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि वीट हो गया, निकल हो गया, इवन इनर्ट गैसेस लाइक नियोन। तो यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं, कहते हैं कि इन्फ्लेशन जिनी इज इन द बॉटल, इसको हमें बॉटल में ही रखना पड़ेगा, हमें प्राइस स्टेबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी ताकि वो ग्रोथ को हमारे हैम्पर ना करे। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी, इवन दो द प्राइस ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी इज द लॉस ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि अगर जब भी हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाएंगे, प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोल करने जाएंगे, तो उसकी वजह से ग्रोथ थोड़ा हैम्पर होगा। उस ग्रोथ हैम्पर जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर अभी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारा प्राइमरी फोकस है। इफ मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट वर्क एट दिस टाइम, देयर विल बी अ रन अवे इन्फ्लेशन एज हैपेंड इन 2009 to 13, इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वी डोंट वांट टू गो देयर, इंडिया वाज वन ऑफ द फ्रेजाइल 5 इन 2013, वी आर वन ऑफ द फ्रेजाइल 5, यानी 5 कंट्री जो बहुत फ्रेजाइल थी 2013 में, उनमें से इंडिया भी एक थी। पर अभी हम बहुत रेजिलियंट बन रहे हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत रेजिलियंट है, इसलिए हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और इस सिचुएशन को बेहतर रूप में टैकल करना पड़ेगा। आई होप कि आप पूरा ये न्यूज़ आर्टिकल समझ गए, इससे रिलेटेड जितने भी अंदर के बैकवर्ड लिंकेजेस थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो भी समझ गए। डेवलप दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, और आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं जानता हूं कि इस कोर्स में मैं क्या करने वाला हूं। आपको मज़ा ना आए तो आप कहिएगा, आपका हर एक चीज़ ऐसा कंप्लीट होगा। ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये चीज़ करने वाला हूँ, अदरवाइज मैं इतनी बार ये बात बोलता नहीं। मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ इस कोर्स में और आपको बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।